हाँ ये कर लिया था ना हमने, देखो नेप्थलीन से पेनिथ्रीन है ना। हाँ सर, हाँ सर। लास्ट एक। हम्म। और एक सेकंड रखो, डील चाइल्डर वाला, जो इसका डील चाइल्डर वाला मेथड है, देखो। सेकंड वाला ना सर? हाँ देखो ये तो आराम से हो जाएगा ना। ये देखो, ये डबल बॉन्ड सिंगल डबल है ना, ये डाई इन बन गया, बोलो। हाँ सर। और इसकी रिएक्शन करा दो एल्कीन से, है ना। हाँ सर। तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएंगे सब, हाँ सर, वहाँ पे और ये ब्रेक हो मिडिल में जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा सर, बीच में। और ये जुड़ जाएगा, बोलो, है ना। और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे। उसके बाद सल्फर और हीट कर दो तो ये आ जाएगा, समझ गए। तो ये तो बन गया पेनिथ्रीन, सॉरी दिस सर वो इज। पीडी के साथ सल्फर है क्या? हाँ पीडी और सल्फर ठीक है सर। और सेलेनियम कुछ भी ले सकते हो। हाँ हाँ, पूरा ग्रुप। तो ये समझ आ गया बेटा, हाँ सर। है ना। अब देखो अगर ये है, अगर ये कंपाउंड है और इसका रिएक्शन अगर एल्किन से कराओगे तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ, ये अटैक, ये टूटा और ये जुड़ा, समझ गए। हाँ। तब आपका ये कैसा दिखेगा, तब ऐसा होगा, ये पाई बॉन्ड है ना, ये यहाँ जुड़ जाएगा, समझ गए ना। ये इससे बन जाएगा ना, देखो। हाँ सर। और उसके बाद हीट कर देंगे सल्फर के साथ या पैलेडियम के साथ, तो पेनिथ्रीन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज तो इसका बता दिया था शायद, है ना। 9 और 10 पे रिएक्शन होती है। हाँ सर। देखो ब्रोमिनेशन 9 और 10 पे पहले एडिशन हुआ, फिर टू अचीव एरोमेटिसिटी हीट करने पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। हाँ। ऑक्सीडेशन देखो 9-10 पे हो गया, रिडक्शन भी 9-10 पे हो गया, देखो, है ना। ये पढ़ रहे थे अपन EAS इन हाँ सर। हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम। इसमें ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि कि नाइट्रोजन पे नहीं ये तीनों ज्यादा। ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन इन तीनों में ये ऑर्डर क्यों है ये शायद बताना था। हाँ सर, वो नहीं पता है। वो बता दिया था कि 1 2 3 में किस पे लगेगा। करेक्ट। अब अपन को ये सोचना है कि इन तीनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा।
टुवर्ड्स EAS। तो देखो PFTB ये ऑर्डर है, PFTB इज द ऑर्डर। सोचो जरा ऐसा क्यों? पायरोल, फ्यूरोन, थायोफीन, देन बेंजीन। और इनका आपने 2 नंबर पे लगाया था ना? हाँ सर, C2 है। हम्म हम्म हाँ बताओ बेटा ऐसा क्यों होगा? एक बार आगे रीड करो, आगे रीड करके एक बार चेक करो ऐसा क्यों है, ठीक है? सर एक डाउट है। सर एक डाउट था। हाँ बेटा म्यूट था। हाँ बताओ। हाँ सर। सर ये तो सर उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन दे देगा, पर सर अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो ज्यादा एरोमेटिक हो जाएगा। हम्म सर ज्यादा एरोमेटिक हो गया तो आरडीएस में उसकी एरोमेटिसिटी ज्यादा जाएगी, जैसे हम बेंजीन और नैप्थलीन के लिए देखते थे। तो हम्म सर उल्टा हो जाना चाहिए ना ऑर्डर। दोबारा बोलो। सर ये जो ऑर्डर था वो तो सर चमका था, बट सर कि इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा दे पाएगा, पर सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा दोगे तो एरोमेटिसिटी बढ़ जाएगी। और सर फिर आरडीएस में सर एरोमेटिसिटी निकल जाती है। तो सर ज्यादा एरोमेटिसिटी निकलती है तो वो कम लाइकली होता है ना, जैसे नैप्थलीन बेंजीन में हमने कंपेयर किया था, बेंजीन ज्यादा एरोमेटिक था, वो हट गया तो वो कम रिएक्टिव हो गया। करेक्ट। पर रिंग ना, पर रिंग। हाँ सर। लेकिन बेटा यहाँ तो एरोमेटिसिटी देखोगे ना तो उतना अच्छा डीलोकलाइजेशन थोड़ी ना होगा, बिकॉज डीलोकलाइजेशन तो लोन पेयर के थ्रू है ना, हाँ सर। और वहां पे डीलोकलाइजेशन कार्बन कार्बन के थ्रू है। और वहां पे जो इफेक्टिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, तो उस साइक्लाइजेशन की वजह से उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। हाँ सर। समझ गए? हाँ सर, बट वो तो सर अगर हम इन सब को बेंजीन से कंपेयर करेंगे तो सर वो लॉजिक बनता है, पर सर अगर हम एक दूसरे में कंपेयर करें तो। वो तो मैं अभी समझाऊंगा ना। हाँ
हाँ थोड़ा सा डाउनवर्ड करो बेटा, थोड़ा सा ऊपर। और ठीक है, तो इसमें रिएक्टिविटी के बारे में कुछ लिखा कहीं? सर ये सेकंड पैराग्राफ के लास्ट लाइन में लिखा है सर। हाँ पढ़ो जरा, क्या है? हाँ, थायोफीन is less reactive than furon and pyrene, है ना? Because the lone pair is in 3p orbital, which is not in effective overlapping, which is in 2p orbital. तो देखो, अब जो सल्फर है, सल्फर का जो लोन पेयर है, उसका कॉन्जुगेशन जब कार्बन में होगा तो वहां पे बेटा ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, ये बताओ। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का सारा बेटर है ना, बिकॉज उनमें बेटा जो पाई बॉन्ड होगा वो सेम साइड के ऑर्बिटल के, सेम साइज के ऑर्बिटल के इंटरेक्शन से ज्यादा अच्छा बनेगा। हाँ तो थायोफीन कम रिएक्टिव हो गया। अब आगे आगे तो अपन को मालूम ही है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा अच्छा डोनर होता है? नाइट्रोजन। फ्यूरॉन इज लेस रिएक्टिव देन पायरोल बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन कम देगा। अब देखो साइज अगर सेम है तो फिर उनका डोनेटिंग टेंडेंसी, और बाकी ये बता ही दिया था C2 C3 में कहाँ पे अटैक होगा। हाँ सर। आगे अच्छा, इसमें एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें, डाउन करो, नीचे करो, और जबरदस्त क्वेश्चन था। ये नहीं, ये तो अलग ही सेक्शन हो गया। उसी में पता बेटा क्या है, सुनो, इसी में मेरे को याद आ रहा है कि हाँ हाँ हाँ, याद आया। नीचे आओ थोड़ा, ऊपर ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर। ऑल दीज कंपाउंड्स कैन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन, तो वो कंपाउंड दिखा दो सारे जिनके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ करेक्ट, यहाँ रोको। ये एक इंडोल है ना, INDOLE, बेंजोफ्यूरॉन, बेंजोथायोफीन। बेसिकली क्या है, इनमें एक बगल में बेंजीन लगा दिया, पायरोल, फ्यूरॉन और थायोफीन में, करेक्ट? मतलब जो 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 आपके ओरिजिनल कंपाउंड थे, पायरोल, फ्यूरॉन एंड थायोफीन, उनमें क्या करा, एक बेंजीन से फ्यूज कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 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 आपका पायरोल, फ्यूरॉन और थायोफीन EAS कर रहा था, तो ये भी करेंगे EAS, और उसी रिंग में करेंगे। अब बताओ, बेंजीन इज मोर रिएक्टिव और पायरोल वाला रिंग इज मोर रिएक्टिव, बोलो। पायरोल। करेक्ट, तो पायरोल पे अटैक होगा। तो ऑल दीज कंपाउंड्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन इन मोर रिएक्टिव 5 मेंबर्ड रिंग। ये बात तो समझ गए हम, है ना? अब देखो जो पहला वाला है इंडोल, उसके बारे में कुछ लिखा है, देखो। द इंडोल अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन प्रेफरेबली एट C3, C3 लिखा ना। हाँ सर। बेंजोफ्यूरॉन प्रेफरेबली एट C2, और बेंजोथायोफीन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन इक्वली एट C2 एंड C3। ये बहुत बहुत ही जबरदस्त बात हो गई ना। जबकि ऊपर देखो फ्यूरॉन का स्टोरी और थायोफीन का, उनमें क्या था? जब ऐसा इनमें है तो उनमें भी होना चाहिए ना। नीचे करो थोड़ा, तो ये जो ये की पॉइंट आपने पिक करा बेटा। देखो इंडोल में C2 अटैक कराया, C3 अटैक कराया, ध्यान से समझो।
तो C2 C3 अटैक कराया, समझना ध्यान से। तो C2 अटैक कराया तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने टोटल, गिनो। बेटा 4 बने ना, सॉरी 6, हाँ सर। हाँ सर। है ना। और C3 अटैक पे बताओ कितने बने, सर 3। और नीचे करो। लेकिन तीनों 4। देखो एरोमेटिक हैं, और उसमें 2 एरोमेटिक हैं, चेक करो। चार बने होंगे बेटा इसमें। हाँ सर, वो 4 ही है सर, वो स्क्रीन थोड़ा ऊपर का इसलिए वो फोर्थ वाला नहीं दिखाई दिया। अभी अभी देखो, उसमें 4 हैं, उसमें 6 हैं। आइडियली बताओ बेटा किस क्या प्रेफर्ड होना चाहिए, सर C2 वाला प्रेफर होना चाहिए है आइडियली। ना, है ना, नॉर्मल में। लेकिन यहाँ बेंजीन है, तो बेंजीन की वजह से देखो कॉन्जुगेशन तो ज्यादा है उसमें, है ना। लेकिन इसके 4 में से चारों एरोमेटिक हैं, ये चेक करो। 4 में से जब चारों हैं तो इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। हाँ सर। और उसमें से 6 में से कितने एरोमेटिक हैं, 2। तो बेटा जो इंडोल है उसमें C2 अटैक होगा फाइनली, या C3। देखो यार, वो तो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पे, बट दिस कैन बी वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन टू एक्सप्लेन कि भाई C3 पे क्यों अटैक होता है। क्लियर है, बोलो बेटा। अरे समझ आई बात। हाँ सर, समझा। हाँ सर। सर वो जो आपने ऊपर कराया था कंपैरिजन सर, उसमें डाउट था। बताओ क्या डाउट है। सर यूजुअली जो ज्यादा रिएक्टिव होता है अ, उस उसकी एरोमेटिसिटी कम होती है ना। अरे भाई, एरोमेटिसिटी से तुम क्यों देख रहे हो। एरोमेटिसिटी यहाँ अलग है, ये पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उन सब में नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था। तो जब सर सब इधर हम क्या देखते हैं? यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इन रिंग, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो ज्यादा अटैक होगा ना, हाँ हाँ सर। है ना। अब देखो बेटा, इसमें कहाँ अटैक होना है, यहाँ पे, यहाँ अटैक होगा, याद रखना। जबकि नॉर्मल पायरोल अगर होता, नॉर्मल अगर पायरोल होता तो बेटा यहाँ अटैक होता, करेक्ट। बोलो बेटा, समझ गए, बोलो बेटा। हाँ सर। जबकि यहाँ अगर ऑक्सीजन है, यहाँ अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में तो यही अटैक होना है ना। और इस केस में भी ऑक्सीजन में कहाँ अटैक होगा, यहाँ। बेटा समझ गए, ये रिजल्ट बता रहा हूं, अभी एक्सप्लेनेशन लिखा है इसमें। अब अगर यहाँ सल्फर है, अगर यहाँ सल्फर है और यहाँ सल्फर है, तो इसमें तो यही होगा। बोलो, वो तो पायरोल, फ्यूरोन, थायोफीन सब में यही होता है, ठीक है। जबकि इस केस में दोनों पे इक्वली होगा, मतलब इक्वली फेवरेबल होंगे, ठीक है। बेटा ये फैक्ट पहले तो समझ आया, ये फैक्ट क्या है। पायरोल में C3, पायरोल में C2, थायोफीन में C2, फ्यूरोन में C2, बट इंडोल में C3 मेजर, और बेंजोफ्यूरोन में C2, और बेंजोथायोफीन में C2 एंड C3 बोथ। बेटा समझ आया, बेटा आवाज आ रही है। हाँ सर। हाँ सर।
डाउनवर्ड करो थोड़ा, इसके आगे क्या लिखा है? हाँ, इन केस ऑफ बेंजोफ्यूरॉन carpcation formed from C3 attack is less stable due to negligible contribution of structure having positive charge on oxygen due to strong minus I effect. अब देखो नाइट्रोजन पे प्लस आ गया, चलो ठीक है ना, और उसने बाकी के स्ट्रक्चर्स को स्टेबल कर दिया, बट C3 में देखो 4 में से वो जो 4 स्ट्रक्चर बने ऊपर देखो, C3 अटैक के जो 4 स्ट्रक्चर हैं उनमें जब 4 में 2 पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा ना, तो वो बहुत खतरनाक तरीके से डीस्टेबलाइज कर देगा, है ना। तो उनके डीस्टेबलाइजेशन की वजह से फिर C3 का अटैक कम फेवरेबल हो जाएगा और C2 बनेगा। तो इन केस ऑफ बेंजोफ्यूरॉन carpation formed from C3 attack is less stable due to negligible contribution of structure having positively charged oxygen due to strong minus I effect. Attack at C2 position is preferred. आगे देखो, समझ गए? और उसमें दोनों पे होना है ना। एक फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा जिसमें सारे बच्चे गलती कर देंगे। बेटा समझ आ गया? अरे बोलो भाई। अब देखो 6 मेंबर्ड, अब एक तो क्वेश्चन ये सोचो, अब तो ये क्वेश्चन सोचो आप लोग, ये क्वेश्चन सोचो इसको कैसे कर सकते हैं। कि बेंजीन इज मोर रिएक्टिव और पायरिडीन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स EAS। EAS के लिए कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ये सोचो कैसे बताओगे। पायरिडीन इज मोर रिएक्टिव और बेंजीन। सोच के बताओ। बेटा ऑब्वियस सी बात है बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव होगा, बोलो। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज का जो लोन पेयर होता है वो तो परपेंडिकुलर प्लेन में होता है, वो इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो एनहेंस करेगा नहीं, सिर्फ माइनस आई लगाएगा, और माइनस आई लगा के पूरे सिस्टम के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, है ना। तो फिर इन पे जो अटैक होगा वो उतना फेवरेबल नहीं होगा जितना स्मूथली बेंजीन पे होगा, और ऐसे ही रिजल्ट है। पायरिडीन is less reactive than benzene towards EAS because nitrogen atom due to minus I effect decreases the electron density at the ring. It is even less reactive than nitrobenzene and doesn't undergo Friedel-Crafts reaction. बताओ बेटा, नाइट्रोबेंजीन Friedel-Crafts reaction दे रहा था क्या? नहीं सर, नहीं दे रहा था। तो क्या पायरिडीन देगा? नहीं सर। एक्सपेरिमेंटली इसकी इतनी रिएक्टिविटी कम हो जाती है कि जैसे एक NO2 ग्रुप लगा दिया हो। और बात सही है, ये तो बेटा फ्रेम में ही नाइट्रोजन लगा दिया ना, तो ये तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बिल्कुल खींच लेगा बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से। अब देखो एक NO2 लगा दिया तो रिएक्टिविटी बेंजीन से कम होनी है, और पायरिडीन और भी कम है। उसके बाद 2 NO2 लगा देने वाला ज्यादा कमजोर हो जाता है, 2 NO2 वाला ज्यादा कमजोर हो जाता है। बेटा इसमें कोई तकलीफ? बोलो। नहीं सर। Pyridine is less reactive than benzene towards EAS because nitrogen atom due to minus I effect decreases the electron density at ring carbons. It is even less reactive than nitrobenzene, doesn't undergo Friedel-Crafts reaction. आगे क्या लिखा है? Pyridine undergo EAS at C3 position. चलो अब ये बताओ ऐसा क्यों?
C3 कौन सा है देखो, C1 C2 C3। अगर नाइट्रोजन वाला 1 है, पायरोल में भी अपन ने नाइट्रोजन वाले को 1 बोला था, याद है? तो वो 1 है अगर, तो फिर उसके बगल वाला 2 देन 3। बताओ 3 में क्यों प्रेफर्ड होगा? एक बार देखो, C3 C4 और C2 तीनों अटैक। अच्छा 1 वाला बताओ क्यों आइडिया बेकार है? 1 पे अटैक कर दोगे तो नाइट्रोजन पे ही प्लस आ जाएगा ना, हाँ नाइट्रोजन पे प्लस नहीं। और उसका sp2 कार्बन है, तो उससे अच्छा तो है कार्बन का अटैक कराओ। तो 1 तो देखो इन्होंने आउट ऑफ कंपटीशन ही रखा है, इतना खराब है। जैसे पायरोल का पहला था, पायरोल का 1 तो अपन ने निगलेक्ट ही कर दिया था ना, वहां लड़ाई थी C2 C3 में, वहां लड़ाई थी C2 C3 में, और यहाँ पे भी C2 C3 C4। तो बेटा जब C2 अटैक कराया तो प्लस देखो, प्लस का डीलोकलाइजेशन देखो, C4 अटैक पे प्लस देखो, प्लस का डीलोकलाइजेशन देखो, और C2 C4 C3 पे अटैक करा के प्लस का डीलोकलाइजेशन देखो। देखो यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा, बोलो, चेक कर लो एक बार। यही है बेटा, बताओ। हाँ सर। अब इसमें बताओ, देखो C2 अटैक में भी नाइट्रोजन पे प्लस आ रहा है, वो भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होके, है ना? हाँ सर। इनकम्प्लीट है और नाइट्रोजन पे प्लस आ रहा है, यार ये तो गलत बात है। और C4 अटैक में भी नाइट्रोजन पे प्लस आ रहा है, वो भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होके। और C3 अटैक ऐसा है जिसमें कार्बन पे प्लस आ रहा है, नाइट्रोजन पे प्लस ही नहीं आ रहा है। तो बताओ कौन सा प्रेफर्ड होगा? C3। बेटा क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट इसमें? बोलो बेटा। नहीं सर। आगे दिखाओ क्या लिखा है इसमें। हाँ, contribution of structure 1 in C2 attack and structure 2 in C4 attack to the stability of respective sigma complex is negligible। ये बेटा वही होंगे, कौन से वाले जन्म में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और नाइट्रोजन और प्लस आ गया, समझ गए? Because in these structure the charge is on more electronegative atom, so carpcation formed from C2 and C4 attack are less stable as compared to the carpetine formed from the C3 attack, where all three resonating structure have significant contribution। तो बड़ा आसान है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट pyridine and oxide। It is the more reactive than pyridine because negative charge on the oxygen increases the pi electron density on ring carbon। Through resonance it undergo सब्स्टिट्यूशन प्रेफरेंशियली एट C4 पोजीशन। C4 पे करेगा, समझ गए क्यों करेगा C4 पे? क्राउडिंग की वजह से, है ना बेटा? सबसे पहले तो देखो ये नेगेटिव चार्ज घूम के ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, बोलो बेटा 2 और 4 पे जाएगा, और 2 और 4 में प्रेफर्ड कौन सा होगा? 4 वाला। अरे समझ गए ना? हाँ हाँ सर। हाँ सर। यस सर। यही है ना? अच्छा ये नाइट्रोजन में प्लस खतरनाक नहीं है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, समझ गए? अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा एक बार तो, और एक बार यहाँ जाएगा, और एक बार यहाँ जाएगा, तो प्रेफर्ड ओरिएंटेशन कौन सा होगा ये, समझ गए बेटा? क्लियर है ये? यस सर। आगे दिखाओ क्या है। हो गया? हाँ सर। चलो अब नीचे आओ।
अब बैक साइड से देखते जाओ, जो ना पढ़ा हो वो पढ़ेंगे। ये अपन कर चुके हैं ना। हाँ सर। ये हो गया। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक है, ये है ना। इंडोल में क्या था, C3 थायोफ्यूरॉन, सॉरी, और बेंजोफ्यूरॉन में था C2, और बेंजोथायोफ्यूरॉन में C2 एंड C3 बोथ। आगे उसके बाद बेटा पायरोल में C2, पायरोल, फ्यूरॉन एंड थायोफिन में सब में C2, और ये ज्यादा रिएक्टिव थे किससे, बेंजीन से, बिकॉज इनमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है रिंग में। आगे हो गया ये, है ना। अच्छा ये देखो क्या लिखा हुआ है। हम्म, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये लिखा है ना। नहीं, नॉट एरोमेटिक, दिस कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। इसको पूरा वर्डिंग्स दिखाओ क्या लिखा है। एसिनापिथाइलिन इन दिस कंपाउंड 5 membered ring is not aromatic। 5 membered ring तो वैसे भी एरोमेटिक नहीं है ना, उसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन है। चलो आगे। ये अपन ने सब कर लिया था। इसके 2 प्रिपरेशन मेथड 9 10 पे रिएक्शन होगी, समझ गए। पेनिथ्रीन तो पूरा कर लिया ना अपन ने। हाँ सर। आगे ये इम्पोर्टेंट है बेटा, ये वाला रिएक्शन, ये देखो समझो। ये 2 था, ये 9 10 पोजीशन होती है, जहाँ CO लगा ना उसको 9 10 बोलते हैं। तो 2 इथाइल, ये 2 नंबर होता है, तो 2 इथाइल 9 10 एंथ्राक्यूनोन। इसमें जब हाइड्रोजन डालते हैं तो ये दोनों रिड्यूस होके OH में चले जाते हैं, और जब ये दोनों इनको फिर ऑक्सीडाइज करते हैं तो दोबारा फिर देखो, इसका अगर आपने ऑक्सीडेशन करा तो ये बना, और इसका रिडक्शन करा तो ये बना। ये JEE एडवांस में आ चुका है, ये JEE एडवांस में आ चुका है। अगर इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये बनाना, इसका रिडक्शन करो तो ये बनाना। क्लियर है बेटा। Yes, sir. हाँ, अब अदर मेथड फॉर द प्रिपरेशन, और इसमें H2O2 निकल जाता है। H2O2 निकल जाएगा ना, बिकॉज एयर से ऑक्सीडेशन कराओगे और 2 हाइड्रोजन ये निकलेंगे तो H2O2 बन जाता है, ठीक है। एयर ऑक्सीडेशन से करने पर अल्कोहल, जो सामने दोनों अल्कोहल है उनका एयर ऑक्सीडेशन करने पे H2O2 प्राप्त होता है। और एक H2O2 बनाने का और मेथड होता है, नीचे देखो, H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस। तो H2SO4 जाएगा H प्लस और HSO4 माइनस में, H प्लस इलेक्ट्रॉन लेके H2 बनाएगा कैथोड पे। HSO4 H2S2O8 बनाता है, और H2S2O8 मार्शल्स एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, और इस एसिड के हाइड्रोलिसिस पे H2O2 बनता है। याद आ गया। हाँ. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, ये सब बता दिया है। बीच वाले का ऑक्सीडेशन, बीच वाले का रिडक्शन, ठीक है। डील सल्डर रिएक्शन, ये सब बता दिया। बीच वाला ही रिएक्शन करेगा डील सल्डर भी। अच्छा ये कन्वर्जन, ये कन्वर्जन दिखाओ। देखो बीटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, Me,
उसके बाद बेटा आपको अब बताओ रिंग ए और रिंग बी कौन ज्यादा रिएक्टिव है? सर रिंग रिंग बी। ए और बी में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? बी। रिंग रिंग बी, क्योंकि मिथाइल लगा है हाँ सर। ना। और लेकिन अब इसमें बी आर लगाना है दूसरी वाली रिंग में, तो ये कन्वर्जन आप रफ कॉपी उठाओ, ट्राई करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट एक सीखेंगे। तो इसमें बेटा ये CH3 लगा है ना, तो बताओ ऑब्वियस सी बात है बेटा यही वाली रिंग ज्यादा एक्टिव होगी जिसमें CH3 लगा है। इसकी अगर आप सबसे पहले रिएक्शन करा दो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो पता बेटा क्या होगा, जो एक्टिव रिंग है वहां SO3H लग जाएगा। बोलो, यहाँ SO3H लग जाता है। यहाँ क्यों लगता है SO3H? क्योंकि इसके दो ऑप्शन थे, ये और ये, ठीक है। बोलो बेटा, दो में से ही एक जगह अटैक होनी है, अल्फा अटैक। हाँ सर। और यहाँ पे अगर आप करोगे तो जो प्लस आएगा यहाँ पे, जब आप लगाओगे यहाँ पे, तो जो प्लस आएगा वो यहाँ आएगा, हाँ सर। और वो प्लस बेटा कभी CH3 के सामने पहुंच पाएगा क्या? नहीं सर। नहीं और सर। जब यहाँ पे आप लगाओगे तो प्लस CH3 पे आ जाएगा। बोलो, हाँ सर। हाँ सर। तो विच इज बेटर, यहाँ पे SO3H लगाना या यहाँ डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ लगाना बेटर होगा सर। है ना? क्लियर है इतना बेटा? हाँ सर। हाँ, तो अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि हमने अगर H2SO4 डाला तो इसका जो सबसे एक्टिव साइट था वो तो प्रोटेक्ट हो गया। बोलो बेटा, ये बन जाएगा SO3H से। बोलो, अब बेटा ये बताओ रिंग ए और रिंग बी में अब कौन ज्यादा मतलब कौन ज्यादा रिच हो गया? अब यार CH3 तो हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट करता है, SO3H -M से खींचता है, तो अब ओवरऑल ए रिंग ज्यादा एक्टिव हो गया। हाँ सर। हाँ सर। और मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद हो, इस नेप्थलीन में यहाँ एक NO2 लगा था, तो फिर अगला ग्रुप यहाँ गया था ऊपर मोर क्राउडेड पे या नीचे वाले पर लेस क्राउडेड पे। ऊपर वाले मोर क्राउड। तो अब अगर इस पूरे कंपाउंड का ब्रोमिनेशन कराऊंगा तो ऊपर जाएगा। हाँ सर। और मैंने ये बताया था कि सल्फोनेशन और आयोडोनेशन दो ऐसी रिएक्शन है जो जो रिवर्सिबल होते हैं। यहाँ पे H3O प्लस कर दो, जस्ट H3O प्लस कर दोगे, SO3H साफ हो जाएगा। और SO3H साफ हो गया तो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया बेटा, या नहीं बताओ? बोलो हाँ सर। बेटा, समझ आ गया? हाँ सर। क्लियर है ये बात? देखो इन्होंने बनाया भी है, सबसे पहले बीटा पोजीशन पे मिथाइल लगाया, उसके बाद दूसरी वाली रिंग के अल्फा पोजीशन पे ऊपर साइड ब्रोमो लगाना है। तो उन्होंने सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट करा, और जो सबसे जो मिथाइल वाली रिंग थी उसमें दो एक्टिव साइट्स थी, दो में से एक जगह कहाँ लगाना है मैंने एक्सप्लेन करा, SO3H मिथाइल के बगल में लग गया।
उसके बाद ब्रोमिनेशन कराया। अब चूंकि उसमें एक SO3H है, एक Me है, तो ओवरऑल वो डीएक्टिवेटेड रिंग हो गई, क्योंकि SO3H का -M ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ CH3। तो अब बगल वाली रिंग में 2 अल्फा पोजीशन है, एक ऊपर और एक नीचे। अगर आपको याद हो तो ऊपर वाले केस में शायद NO2 के सामने प्लस नहीं आया था और नीचे वाले में आ गया था। समझ गए? बोलो बेटा, समझ आ गया? हाँ सर। उसके बाद SO3H लगाया आपने और उसको हटाना है, आप H3O+ डाल के हीट कर दो। आगे दिखाओ और ऊपर चलो। यही है ना, ऊपर ही है क्वेश्चन, देखो। NO2 लगा है कहाँ पे, ये वाला सवाल बेटा, है ना। NO2 लगा है, अब इसमें कौन सी रिंग पे जाएगा, NO2 वाली या बगल वाली? बगल वाली। बगल वाली। बगल वाली में दो पोजीशन थी अल्फा, ऊपर वाले में मेजर है और नीचे वाले में माइनर। इसमें क्या लॉजिक था कि जब हमने सर वो कार्बोकेटाइन प्लस बनाया था, डीलोकलाइज होता है। हाँ, जब कार्बोकेटाइन बनाया था तो ऊपर वाले केस में, इस वाले केस में NO2 के सामने नहीं आता है कभी, जबकि इस वाले केस में NO2 के सामने आ जाता है, इसलिए वो लेस प्रेफर्ड है। क्लियर है? अब इसका एक और एग्जांपल है, ये वाला दिखाओ। हाँ, इसमें एक OMe लगा हुआ है, OMe लगा है ना, ये जो OMe लगा हुआ है, अब ये तो पक्का है इसी रिंग में होना है, ये तो पक्का है ना इसी में होना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है ना। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। अब इसमें भी बेटा यहाँ होगा या यहाँ होगा, कैसे डिसाइड करोगे? तो लगा के देख लो, यहाँ लगाओगे तो प्लस यहाँ आ जाएगा इसके सामने, और यहाँ लगाओगे तो प्लस बगल में आएगा, उसके सामने कभी नहीं जाएगा। तो बताओ क्या ज्यादा बेहतर है अब? ऊपर लगाना ज्यादा बेहतर होगा सर। हाँ, उसके सामने प्लस आ जाए वो ज्यादा बेहतर है। हाँ सर। समझ आ गया? अब देखो NO2 कहाँ है, अगले बीटा क्वेश्चन में, पोजीशन, बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन पे। तो किस रिंग में अटैक होगा? लेफ्ट। दूसरी वाली लेफ्ट रिंग। वाले में, मतलब जो नॉन NO2 रिंग है, ठीक है, उसमें भी कौन सा मेजर है? अब ये बेटा इसमें लिखा नहीं अल्फा। है, आप डिसाइड कर लो कौन सा ऊपर बेहतर है। वाला। नहीं, मेरी समझ में नीचे वाला आएगा इसमें, ये टूटा प्लस प्लस, हाँ ये वाला ज्यादा अच्छा आएगा। देख लो, बना के देख लो। हाँ सर। अरे इस वाले केस में, इस वाले केस में बेटा, हाँ सर चंपा। इस वाले केस में पॉजिटिव NO2 के सामने नहीं जा रहा है, इसमें पॉजिटिव NO2 के सामने जाएगा। करेक्ट? हाँ सर। बेटा समझ आया? बोलो बेटा। हाँ सर। इसमें बताओ कौन सा बेहतर होगा? इसमें तो OMe वाली रिंग पे ही अटैक होगा, है ना, OMe यस वाली सर। रिंग पे ही अटैक होगा। यस सर। अब दो ऑप्शन है, OMe के रिस्पेक्ट में बगल में या सामने, तो ये वाला ज्यादा होगा, चेक कर लो, क्योंकि OMe के सामने प्लस आना मांगता है। इस वाले केस में भी आ रहा है, इस वाले केस में भी आ रहा है, शायद दोनों जगह आ रहा है अब तो, है ना। तो फिर सर दोनों हाँ जगह आ सर। रहा है। इसलिए इसमें दोनों बन जाएंगे, बट ये हल्का सा ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि बेटा इसमें इंडक्शन इफेक्ट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे। बेटा समझ आ गया? कहीं सर कोई डाउट? इंडक्शन से भी बोल सकते हैं ना। बेटा इंडक्टिव इफेक्ट को कब देखेंगे, जब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब सेम हो, और हाँ 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 सर ठीक है ठीक वो है। सब पॉजिटिव चार्ज जो बन रहा है वो सेम हो। नेक्स्ट, ऊपर जाओ।
हाँ ये देखो, एक इटार्ड रिएक्शन लिखा हुआ है, ये इटार्ड ऑक्सीडेशन। देखो सिर्फ इतना याद रखना कि अगर टॉलिन का रिएक्शन में CrO2Cl2 डाल दिया, CrO2Cl2 आपको पता होगा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, K2Cr2O7 प्लस NaCl प्लस H2SO4, इससे बनता है हीट करने पे CrO2Cl2। तो अगर आपने CrO2Cl2 से रिएक्शन कराया तो जो टॉलिन होता है, CH3, वो CHO में कन्वर्ट हो जाता है और इसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। मैं इसका मैकेनिज्म आपको बताऊंगा कार्बोनिल कंपाउंड में, ठीक है। अरे एल्डिहाइड बनाने का प्रिपरेशन मेथड है ना ये, हाँ सर। इसको कार्बोनिल में इसका मैकेनिज्म करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद देखो स्टाइरीन, बेटा जो स्टाइरीन है, स्टाइरीन कैसे बनाएंगे? असाइलेशन कराएंगे सर पहले तो। हाँ पहले असाइलेशन करा दिया तो COCH3 लग गया, फिर ZnHgHCl तो इथाइल लग गया। उसके बाद NBS पता है ना बेटा आपको? NBS का वर्किंग बता दिया ना? एलाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन हाँ, लगता है ना सर इसमें? एलाइलिक और बेंजाइलिक, हाँ सर। एलाइलिक और बेंजाइलिक। अगर NBS का रिएक्शन आपने कराया तो यहाँ Br लगता है और इसमें यहाँ Br लगता है, समझ गए बेटा? हाँ सर। तो बस उसके बाद अल्कोहलिक की वजह बन जाएगा स्टाइरीन। इसकी प्रॉपर्टीज दिखाओ अब। हाँ, स्टाइरीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन द साइड चेन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो बेटा ये तो नॉर्मल एल्कीन है ना बाहर वाला, तो ये तो एडिशन शो करेगा, है ना। और बेंजीन अभी भी सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। अरे इसमें बेटा दो चैप्टर मिक्स होगा ना, एल्कीन और बेंजीन। अरे बताओ भाई, बोलो। हाँ उसके बाद देखो बेटा, अगर HBr डाला, इनफैक्ट NBS नहीं है ये, NBS गलत लिखा, HBr डाला तो एडिशन होगा बाहर, है ना। फिर Fe प्लस Cl2 डाला तो ये किसका रिएजेंट है? EAS का। तो पैरा पोजीशन पे क्या लग गया? क्लोरीन। फिर अल्कोहलिक KOH के बाद Cl आ गया। बेटा ये बात समझ आई? नॉर्मल देखो HBr अगर डाला तो HBr तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होता था, परऑक्साइड में एंटी मार्कोनिकॉफ। ये दोनों रिएक्शन दिख रही है बेटा? बोलो। नॉर्मल एडिशन हो गया मार्कोनिकॉफ के हिसाब से और ये हुआ AMK, समझ गए? बेटा याद आ रहा है? HBr परऑक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ। हाँ सर। हाँ सर। और ऊपर जाओ, अरे रिवर्स रिवर्स, ये वाला रिएजेंट मैंने आपको, जो मैंने वीडियो भेजा था ना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 3, उसमें रिएक्शन बताई थी कि बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पर अगर क्या हो हाइड्रोजन, या क्या हो डबल बॉन्ड, या क्या हो ट्रिपल बॉन्ड, तो उस पूरे मटेरियल को COOH में कन्वर्ट कर देना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 3 का लास्ट रिएक्शन था ये, याद आ गया? यस सर। उसके बाद एक सब्सटेंस होता है पॉलीएस्टाइरीन, जैसे एल्कीन जो इथीन होता है ना बेटा, ये इथीन है। और आपको पता है पॉलीथीन क्या होता है? पॉलीथीन होता है ये, इसके N मोल जोड़ दो, समझ गए बेटा? ये होता है पॉलीथीन। क्लियर है?
अब देखो पॉलीस्टाइरीन क्या होगा, यहाँ पीएच लगा दो, तो स्टाइरीन का पॉलीमराइजेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीस्टाइरीन। बेटा समझ आ गया, बोलो बेटा। यस सर। हाँ ये हो गया आपका, स्टाइरीन हो गया। हाँ ये रुको रुको, राइट हॉट KMnO4 ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ऑल द आइसोमर्स ऑफ C8H10। मतलब आपको एल्काइल बेंजीन बनाना है, तो देखो 6 कार्बन तो बेंजीन में ही चाहिए, तो 2 बचे, दोनों को अलग लगा दिए, 2 को मेटा पे 2 को और, यही 4 प्रोडक्ट होंगे। और इनका हॉट KMnO4 से करोगे तो एक में एक COOH, बाकी समझ गए। हाँ सर। बेटा इनके नेम याद रखना बेटा प्लीज। इसका नेम है थैलिक एसिड ऑर्थो वाले को, और मेटा वाले को बोलते हैं आइसोथैलिक एसिड, और पैरा वाले को बोलते हैं टेरेथैलिक एसिड। बेटा तीनों नेम जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा हो गया, थैलिक एसिड, ये आइसोथैलिक एसिड, ये टेरेथैलिक एसिड। अच्छा ये बताओ इसका एनहाइड्राइड किसका बन पाएगा, सिर्फ इसका बन पाएगा ना। हाँ अरे सर, समझ गए। हाँ सर। लास्ट टाइम किया था वही मुरियन। हाँ थैलिक एनहाइड्राइड, और बाकी इनका एनहाइड्राइड नहीं बन सकता है, समझ गए। इनका एनहाइड्राइड नहीं बन सकता। एनहाइड्राइड बनाने के लिए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का 2 COOH ऑर्थो पे होने चाहिए। तो थैलिक एसिड का बन सकता है, आइसोथैलिक एसिड, और टेरेथैलिक एसिड का नहीं बनेगा। ये रिएक्शन समझ आ गई ना। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, अगर इसकी रिएक्शन आप कराओगे हॉट KMnO4 से तो क्या बनेगा। चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक। थैलिक एसिड बनेगा सर। यस वेरी गुड। बेटा ये रिंग को ऑक्सीडाइज कर देते हैं ना, तो 2 कार्बन जुड़े हैं इससे, COOH COOH। समझ गए बेटा। यस सर। बोलो। चलो एक सवाल का आंसर और करना। अब बताओ हॉट KMnO4 के साथ क्या होगा। किस रिंग का ऑक्सीडेशन फास्ट होगा, ए का या बी का। बेटा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। एक और सर। तो ए का हो जाएगा, ए ए का का हो जाएगा तो कैसा दिखेगा, देखो कितना आसान है यार। CO डबल COH। लोगों ने बदनाम कर रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ये आ जाएगा, बोलो बेटा। यस सर। क्लियर है। हाँ प्रणव तुमको समझ आया। हाँ सर। चलो अब अगला बताओ, और अब अगला सवाल भी आपको पता होगा। अब बताओ किस रिंग का ऑक्सीडेशन ज्यादा फास्ट होगा, ए का या बी राइट का। वाला बी। का होगा। हाँ सर, बी। ऑक्सीडेशन उसका ज्यादा फास्ट होगा ना जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, है ना। हाँ क्या सर। होगा बताओ, ये रिंग खत्म हो जाएगी और ये रिंग खत्म हो जाएगी, तो कैसा दिखेगा हिसाब किताब। ये आ जाएगा COOH। बोलो बेटा, कर लोगे। हाँ सर। चलो आगे ऊपर जाओ। हाँ ये क्वेश्चन दिखाओ, ये तो हो गया ना। हाँ हाँ, ये वाला देखो बेटा सुनो, अगर बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पे
अगर 3 कार्बन है तो फिर ये KMnO4 उसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा क्या, बोलो? नहीं सर, हाइड्रोजन ही नहीं है उसके पास। है ना, ना डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना हाइड्रोजन है, तो शर्माना नहीं है। देखो बेंजीन पे अगर टर्सरी ब्यूटाइल लगा है KMnO4 और K2Cr2O7 हीट नो रिएक्शन। टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन doesn't undergo oxidation with KMnO4 because the absence of benzylic hydrogen. No benzylic alcohol is formed to initiate the आगे रिएक्शन ही नहीं जाएगी। आगे इसके ऊपर वाली रिएक्शन दिखाओ। देखो इसका पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है कैसे क्या होता है। सबसे पहले CH3 है, ऑक्सीजन लिया, अल्कोहल गया, अल्कोहल एल्डिहाइड में गया, एल्डिहाइड एसिड में गया। अगर CH2 CH2R है तो देख लो बेटा उसी बेंजिल अल्कोहल बनेगा, फिर उसका कीटोन बना, फिर वहां से एसिड बन गया, समझ गए? उसके बाद अगर 2 डिग्री है तो अल्कोहल, फिर डबल बॉन्ड, समझ गए ना? देखो फाइनली सब में क्या बन रहा है, एसिड। 3 डिग्री वाले में नहीं होगा। खैर मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है। आगे अच्छा एक सेकंड। हाँ ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये मैंने बताई थी क्या? ये बात मैंने बताई थी हाँ सर, बता कि दिया आपने। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा तो ऑर्थो प्लस पैरा, और अगर उसको हीट कर दिया या 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछा तो फाइनली मेटा। मेटा। बताया था ना ये। यस सर। यस सर। ये KCP होते हैं और ये TCP होता है। फाइनली देखो ये ज्यादा सुंदर है। ये सुंदर क्यों है फाइनली वो देखो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में और इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, ठीक है? अगर इस ग्रुप को देखो आप, दिख रहा है? तो ये इनर्ट पोजीशन है, इसमें इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये बहुत स्टेबल हो जाता है सिचुएशन। लेकिन काइनेटिकली ये अनफेवरेबल होता है। थर्मोडायनेमिकली तो हाई टेम्परेचर पे हमेशा ये बनेगा और लो टेम्परेचर पे हमेशा आपके क्या बनेंगे, ये बनेंगे। अगर टॉलिन का कराया तो दिस प्लस दिस, और वो हाई लो कितना वो यहाँ दिया हुआ है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए इनको अपनी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। ये चीज मैं बता चुका हूं आपको। आगे चलो। हाँ एक सेकंड, सल्फोनेशन दिखाओ उसका। बेंजीन का सल्फोनेशन कराया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो 43% ऑर्थो बना और 53% पैरा बना। लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराया तो चीजें 13% और 79%। तो देखो दोनों केस में चाहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो चाहे आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो, आपका मेजर प्रोडक्ट क्या है इसमें, पैरा वाला ही। क्लियर है बेटा? इसके नीचे दिखाओ क्या लिखा है। टॉलिन का रिएक्शन 2SO3H पैरा, ठीक है। Importance of sulfonation is the preparation of sodium alkyl benzene sulfides which are used as a synthetic reagent। चलो इसकी जरूरत नहीं है, ऊपर चलो। अच्छा इसमें परसेंटेज यील्ड ये हाँ नाइट्रेशन दिखाओ, टॉलिन का नाइट्रेशन। हाँ देखो बेटा HNO3 ऑर्थो पैरा पे लगता है, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे TNT बन जाता है। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो देखो तीनों पोजीशन पे एक साथ आ गया। ये याद रखना है, जेई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉलिन से आप TNT कैसे बनाओगे। ट्राई नाइट्रोटॉलिन TNT एक्सप्लोजिव कंपाउंड होता है। ये आपका फ्यूमिंग HNO3 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर HNO3 को कंट्रोल्ड वे में H2SO4 के साथ लिया तो फिर देखो एक एक ही लगा। क्लियर है बेटा? हाँ सर। सिर्फ HNO3 अगर लिया तो तीनों पे लग जा रहा है। आगे
बाकी ये सब तो हो जाएगा ना, प्रिपरेशन तो एल्काइल बेंजीन का कर ही चुके हैं। अच्छा ये देखो जरा, ये देखो, ये एक सेकंड, हाँ ये सवाल, ये वाला, ध्यान से देखो तो मजा आएगा इस सवाल में। एक मिथाइल लगा है, एक टर्सरी ब्यूटाइल लगा है, बताओ बेटा प्रोडक्ट किसके हिसाब से लगेगा? प्रोडक्ट किसके हिसाब से होगा? ऑब्वियस सी बात है, मिथाइल। बोलो बेटा। अरे मिथाइल हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है ना, हाँ सर। टर्सरी यस ब्यूटाइल सर। तो सिर्फ प्लस आई लगाएगा। तो देखो 85% प्रोडक्ट है कौन सा? अब मिथाइल का पैरा तो ब्लॉक है, तो ऑर्थो पे ही लगा दो। 10% प्रोडक्ट है, देखो कौन सा, जिसका टर्सरी ब्यूटाइल ही निकल गया, और 5% है जिसमें टर्सरी ब्यूटाइल के बगल में लगा। तो यहाँ देखो H प्लस इज इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो H प्लस है। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर बहुत बड़ा ग्रुप है SO3H या फिर टर्सरी ब्यूटाइल या आयोडीन, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं बेटा इप्सो सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? इप्सो सब्स्टिट्यूशन। देखो मैं आपको एक बड़ी प्यारी रिएक्शन बताता हूँ, बहुत बढ़िया रिएक्शन, ध्यान से देखना बेटा। देखो जब फिनॉल की रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर से कराते हैं, ब्रोमीन वाटर, तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा Br प्लस भरा पड़ा होगा, बोलो बेटा। तो क्या होता है कि जो तीनों पोजीशन पे Br लग जाता है, ठीक है। मतलब अगर एक्टिवेटेड रिंग है, अगर एक्टिवेटेड रिंग है, अगर एक्टिवेटेड रिंग है, ठीक है, और ब्रोमीन वाटर डाल दो, तो तीनों पोजीशन पे Br लग जाता है, जैसे अभी फ्यूमिंग HNO3 में हुआ TNT। क्लियर बेटा? क्योंकि एक्टिवेटेड रिंग है यहाँ, तो तीनों पे लग गया। ये बात क्लियर है? अब अगर बेटा यहाँ फिनॉल की जगह, अगर यहाँ फिनॉल की जगह NH2 हो जाए, तो बेटा वो तो और अच्छी एक्टिवेटेड रिंग है, बोलो। अरे बताओ भाई, बोलो। यस सर। अब ये तीनों पे Br लग जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर है इतनी? हाँ सर। ब्रोमीन वाटर अगर फिनॉल और एनिलीन में अगर आपने डाला, तो ये समझो आप तीनों पोजीशन, तीनों ऑर्थो पैरा पोजीशन बुक हो जानी है। अब ये बोला जाए अगर कि भाई इसको कंट्रोल कैसे करा जाए, तो कंट्रोल करने का एक दबा होता है। देखो अगर फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन से कराया जाए CS2 में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो यहाँ पे Br प्लस बहुत ही कम होगा, और Br प्लस जब यहाँ बहुत कम होगा, तो ऐसा देखा गया कि ऑर्थो पे Br आता है प्लस पैरा पे Br आता है। क्लियर बेटा? ये ऑर्थो पे Br आता है, पैरा पे। इसका मतलब अगर आपको ऑर्थो प्लस पैरा अलग अलग चाहिए, तो आप ब्रोमीन वाटर लोगे या ब्रोमीन CS2 लोगे? ब्रोमीन CS2। क्लियर है? अब अगर बेटा मैं यहाँ NH2 कर दूं और ब्रोमीन CS2 ले लूं, है ना, तो पता क्या बनता है? ये सरप्राइजिंग है और ये बच्चों को पता भी नहीं रहता है। बच्चों को यही पता होगा वही पिछला वाला बनेगा। नो, इसमें अभी भी तीनों पे लग जाता है। मतलब एनिलीन में ब्रोमीन को प्रोटेक्ट, अगर ब्रोमीन CS2 में डाल दिया, तब भी इतना होता है ना बेटा, इतना एक्टिवेटिंग है ये, कि तब भी तीनों पे लग जाता है। फिनॉल के केस में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। क्लियर है बेटा इतनी बात? यहां तक समझ आ गया? ब्रोमीन वाटर अगर एनिलीन और फिनॉल में है, तो दोनों ऑर्थो और पैरा एक साथ लग जाएगा। अगर ब्रोमीन वाटर है, चाहे एनिलीन हो चाहे फिनॉल हो, तीनों पोजीशन पर, तीनों एक्टिवेटेड पोजीशन पे आप ब्रोमीन लगा देना। बट अगर ब्रोमीन के साथ CS2 है,
तो एनिलीन में अभी भी तीनों पे लगा देना, क्योंकि एनिलीन इतना ज्यादा एक्टिवेटेड होता है। एनिलीन ज्यादा खतरनाक होगा ना बेटा फिनॉल से। एनिलीन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, क्लियर है। लेकिन अगर फिनॉल के केस में ब्रोमीन CH2 लिया तो ऑर्थो प्लस पैरा बनाना। इतनी बात क्लियर है। अब देखो जो जेई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन ये आया था, देखो यहाँ OH है और यहाँ COOH है और डाल दिया ब्रोमीन वाटर। बताओ बेटा अब क्या बनेगा। सबसे पहले तो बताओ कहानी OH के हिसाब से लिखी जाएगी या COOH के हिसाब से? OH के हिसाब से सर। OH के हिसाब से ना। यस सर। सर और OH। और ब्रोमीन वाटर है। पता आप सरप्राइज हो जाओगे इसका प्रोडक्ट देख के। यहाँ Br, यहाँ Br, यहाँ Br, तीनों जगह Br। आप बोलोगे सर ये क्या मजाक है, तो मैं बोलूंगा अगर यहाँ COOH है, अगर यहाँ COOH है, अगर यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल है, अगर यहाँ SO3H है और यहाँ अगर एसिडिक मीडियम है H+ है, तो सबसे पहले वो H+ इस बल्की ग्रुप को निकाल देता है। कौन कौन सा? COOH, SO3H, टर्सरी ब्यूटाइल। इसको बोलते हैं बेटा इप्सो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इप्सो सब्स्टिट्यूशन। और जब ये निकल गया एसिडिक मीडियम में, तो ये फिनॉल प्लस ब्रोमीन वाटर क्या फाइनल प्रोडक्ट देगा। ये जेई एडवांस में आ चुका है। अब देखो सिर्फ इतनी सी बात जेई में अजीब आती है बेटा, अगर ऐसा प्रोडक्ट आता ना इसका, अगर ये प्रोडक्ट आता, समझ रहे हैं, तो बेटा हो सकता है सारे बच्चे सही कर देते हैं ना। फिर तो कोई फाइट नहीं थी ना, ब्रोमीन वाटर है तो सारी एक्टिवेटेड पोजीशन पे लगा दो। अरे भाई उस एक्टिवेटेड पोजीशन पे भी लगता है जहां पे हाइड्रोजन नहीं है, उसको बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। बेटा समझ आ गई बात? बोलो। यस सर। अब अगर यहाँ SO3H है, अगर यहाँ देखो, अगर SO3H है और यहाँ OH है, और अब अगर आपने डाल दिया ब्रोमीन वाटर, तो अब भी क्या होगा? अब बताओ OH की कौन कौन सी एक्टिवेटेड पोजीशन है? 1, 1, 2, 3। तो SO3H और मीडियम कैसा है? एसिडिक। HBr प्लस HOBr बनाता है ना ये। बोलो बेटा। ये मीडियम तो टेस्ट में पूछा गया था सर। टेस्ट में पूछा होगा, हाँ। ये तो बहुत बढ़िया रिएक्शन है यार। तो यहाँ क्या आ जाएगा? Br। अच्छा, अब आपका जो लास्ट संडे पेपर हुआ था ना एरोमेटिक वाला, वो आप सॉल्व करना, आपको हलवा लगेगा बिल्कुल। अब आप सॉल्व करना जरा, और तीनों लोग सॉल्व करके मेरे को मार्क्स भेजना अपने, ठीक है? यस यस सर। ग्रुप में डाल दो वो, है ना बेटा? ये समझ आ गया? चलो, हाँ तो दिस इज नोन एज इप्सो सब्स्टिट्यूशन। तो देखो इप्सो का कितना सिग्निफिकेंस है। ये 10% आ रहा है, मतलब ठीक ठाक आ रहा है। और सुनो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे आप टॉलिन था ना, तो टर्सरी ब्यूटाइल देखो 10% बन रहा है, मतलब इप्सो बहुत ज्यादा नहीं बनता है। लेकिन अगर एनिलीन और बेंजीन है, OH और अगर NH2 लगा है, तो पता इप्सो वाला मैक्सिमम हो जाता है। समझ गए? अभी देखा ना अपन ने। नेक्स्ट। हाँ हाँ, देखो देखो ये देखो Br2 इन एसिटिक एसिड। अभी क्या बना देखो, सिर्फ 2 Br एक्टिवेटेड जगह पे लग गया। आगे इसका ऊपर एक्सप्लेनेशन लिखा होगा। और ऊपर आओ, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर। ये पढ़ लेते हैं, हल्का सा आर्टिकल है, इप्सो सब्स्टिट्यूशन। Displacement of one substituent by another substituent is called ipso substitution.
It may be electrophilic or nucleophilic. For example, phenol and aniline on reaction with bromine water gives 2,4,6 tribromophenol or 2,4,6 tribromoaniline respectively. In this reaction, even the electron withdrawing group like COOH, SO3H and NO2 are present at ortho or para position. 2OH or NH2 groups are replaced by bromine atoms. नीचे आओ. अब देखो, ब्रोमीन वाटर डाला, OH COOH निकल गया COOH. ब्रोमीन वाटर है, एक्टिवेटेड रिंग है, तो तीनों पे Br लगा दो. NH2 SO3H, ब्रोमीन वाटर, एक्टिवेटेड रिंग, SO3H निकाल दो. इसका देखो जबरदस्ती का मैकेनिज्म दिया है, जब जरूरत है नहीं. वैसे मैकेनिज्म एक बार देख लो जल्दी से. हाँ, सबसे पहले प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ NH3 प्लस SO3. ये ज्वेटर आयन में बताऊंगा आपको. फाइनली यार हमें पता है ना कि वो तो निकलना ही है Br. समझ गए? इप्सो सब्स्टिट्यूशन से Br निकलता है. उसके बाद फिर बाकी की पोजीशन पे ब्रोमीन वाटर अटैक कर देगा. जरूरत नहीं है बेटा इसको. हाँ, आगे दिखाओ. आगे आगे आगे. ये हो गया. और नीचे आओ, थोड़ा नीचे. रिवर्स रिवर्स रिवर्स. सब देखते चलो. देखो इस केस में नहीं निकला क्योंकि यहाँ पे क्या है, CH3COOH. और ऊपर जाओ या नीचे जाओ? क्या? ऊपर जाऊं या डाउन जाओ? हाँ, अब ऊपर चलो. एक सेकंड. हाँ, ऊपर चलो. कपलिंग रिएक्शन दिखेगा एक हेडिंग. एक हेडिंग होगा कपलिंग रिएक्शन. 3-4 पेज में लिखा है कपलिंग रिएक्शन. ठीक है. अरे तुम कहाँ पहुंच गए भाई? कपलिंग रिएक्शन एक हेडिंग पढ़ा था. हाँ, ये डाइएजो कपलिंग. देखो ये 2-3 पेज में लिखा होगा, बट मैं आपको 2 लाइन में बताऊंगा. मैं पहले अपनी स्टोरी बता देता हूँ, फिर ये पढ़ लेना. देखो बेटा, ये तो हमें मालूम ही था कि अगर ये NH2 है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने कराया HNO2 से या फिर NaNO2 प्लस HCl से 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या बना था? एक बड़ा बढ़िया सा कंपाउंड बना था, है ना? क्या बोला था इसको हमने? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड. बोलो बेटा, अरे बोलो भाई. Yes, sir. बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड. ठीक है. अब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की एक स्पेशल रिएक्शन होती है. क्या रिएक्शन होती है? देखो ये ऐसा होगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड. बोलो बेटा. अब अगर कोई रिंग, ध्यान से सुनना, अगर कोई रिंग एक्टिवेटेड है, एक्टिवेटेड रिंग का मतलब OH और NH2 दोनों हो सकते हैं. ठीक है. तो OH और NH2 दोनों हो सकते हैं. OH और NH2 दोनों हो सकते हैं. ठीक है. तो OH और NH2 बताओ कैसे ग्रुप होते हैं? ऑर्थो पैरा. तो होता क्या है, जब ये रिंग एक्टिवेटेड है तो इसका पैरा यहां अटैक करता है और ये बॉन्ड ऐसे तोड़ता है. तो कैसा दिखेगा? देखो ये तो टूट गया, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पैरा से जुड़ गया, और यहाँ क्या आ गया? G. इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन. इसमें बेटा 2 रिंग कपलिंग करा, 2 रिंग कपलिंग करा ना. हाँ सर. अब बताओ बेटा, पैरा अटैक क्यों ज्यादा हुआ ऑर्थो से?
ऑर्थो वर्सेस पैरा, यहाँ पैरा क्यों ज्यादा फेवरेबल है? Crowded. क्योंकि क्राउडेड है यार, खुद में न्यूक्लियोफाइल बहुत बल्कि है। अब लेकिन अगर पैरा ब्लॉक है, अगर पैरा ब्लॉक है तो फिर हम रुकेंगे नहीं, हम ऑर्थो अटैक कराएंगे। बट लेकिन अगर ऑर्थो खाली, सॉरी पैरा खाली है तो पैरा अटैक कराएंगे। ये बात क्लियर है बेटा, इतनी बात? तो कपलिंग रिएक्शन के लिए बताओ क्या कंडीशन चाहिए? एक तो एक्टिवेटेड रिंग प्लस बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट, एक्टिवेटेड रिंग का पैरा अटैक कर देगा बेंजीन के इस वाले नाइट्रोजन पर। ध्यान से देखो, ये जेईई एडवांस में आया था कि बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट में जो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोफिलिक होता है वो कौन सा है, ये वाला नाइट्रोजन या ये नाइट्रोजन? में बताओ कौन सा ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, ए या बी? बेटा जब आप एग्जाम में दिमाग लगाओगे ना, जब एग्जाम में आप दिमाग लगाओगे तो पता आपको कौन सा अच्छा लगेगा, बी वाला। जबकि बी तो इलेक्ट्रोफिलिक ही नहीं है। तो आप बोलोगे सर ए कहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक है ना? तो ए इलेक्ट्रोफिलिक इसलिए है क्योंकि इस पर कोई अगर आ गया तो ये बॉन्ड तो टूट सकता है ना, उससे राहत मिलेगी इस नाइट्रोजन को। जबकि ये अगर आएगा, ये आएगा तो पांचवा बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन का। 5 बॉन्ड कैसे बन सकते हैं? तो बेटा जिस पे लोन पेयर है वो इलेक्ट्रोफाइल है, देख लो ध्यान से। लोन पेयर वाला नाइट्रोजन यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है। ये जेईई एडवांस में आ चुका है कि बेंजीन डाई जो डाईएजो कपलिंग रिएक्शन होता है उसमें बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट में जो नाइट्रोजन होते हैं उसमें बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन जिसपे N+ होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, या जो उससे जुड़ा होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, जिसपे लोन पेयर होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है बेटा? अरे बताओ भाई। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब देखो इसके लिए बेटा ये एक्टिवेटेड रिंग क्यों चाहिए? नॉर्मल बेंजीन क्यों नहीं कर दे रहा है? नॉर्मल बेंजीन इसलिए नहीं कर दे रहा है, ये उसको दौड़ा देगा। ये लोन पेयर बोलेगा आप हम पे अटैक करोगे, हमारे पास खुद लोन पेयर है। तो इतना जबरदस्त एक्टिवेटिंग रिंग चाहिए कि सिर्फ 2 ही, फिनॉल और मतलब OH और NH2 ही चाहिए जो कि इस पे अटैक कर पाएगा, अदरवाइज अटैक होगा ही नहीं। कितनी बात क्लियर है बेटा? बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही सर। ये समझ गए? हाँ। अब देखो जरा एक बात और, एक टर्म होता है बेटा ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच होता है किसी भी रिएक्शन के लिए ऐसा पीएच जिस पर परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। अब बताओ बेटा फिनॉल कैसा होता है? फिनॉल कैसा होता है, एसिडिक या बेसिक? फिनॉल कैसा होता है, एसिडिक या बेसिक? बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो बेटा, अभी आवाज आ रही है? हाँ सर अभी आई। हाँ, तो फिनॉल एसिडिक होता है। और बेटा एनिलीन कैसा होता है? बेस। बेसिक। तो अब याद रखना, फिनॉल कपलिंग रिएक्शन के लिए चाहता है कि मीडियम बेसिक हो। जो एसिड है वो बेसिक मीडियम चाहिए उसको, और जो बेसिक है उसको एसिडिक मीडियम चाहिए। तो बताओ एनिलीन की डाइएजो कपलिंग के लिए ऑप्टिमम पीएच कैसा होगा? एसिडिक। और फिनॉल की डाइएजो कपलिंग के लिए ऑप्टिमम पीएच क्या होगा? बेसिक। क्लियर है बेटा? यस।
बोलो बेटा, हाँ सर। इतनी बात क्लियर है? रुको मैं तुमसे सीधी सीधी बात पूछ लेता हूँ पहले, तुम्हें अभी चमक नहीं रहा है। देखो सर आप ये रोटेट कर सकते हो फोन या तो अभी ठीक है? अभी ठीक है बेटा? हाँ सर। बेटा यहाँ देखो, सीधी सीधी बात कर लेते हैं बिल्कुल। PHN2 प्लस Cl माइनस, और pH है आपका, pH है 9 to 10। बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? मैं वैसे अभी बता चुका हूँ आंसर। बताओ बेटा क्या आएगा? सुनो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बताओ बेटा पीएच कैसा है? पीएच कैसा है बताओ जल्दी से। बेसिक बेसिक बेसिक। 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 तो बेसिक मीडियम में कौन अच्छा कपलिंग करता है? जो एसिड होगा। तो फिनॉल करेगा अच्छा कपलिंग। हाँ करूँगा। ठीक है। अब बताओ फिनॉल का पैरा तो ब्लॉक है, तो फिनॉल के ऑर्थो पे कपलिंग कर दो। समझ गए बेटा? हाँ सर। बेटा समझ आई बात? यस सर। और अगर यही पीएच 4 to 6 होता, अब पीएच कैसा है? एसिडिक। 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 तो कपलिंग कहाँ होगा? NH2 के पास। पैरा पे। और तो हाँ सॉरी, और तो। बेटा समझ गए? हाँ सर। अब देखो एक बात और, फिनॉल के लिए बताओ ऑप्टिमम पीएच क्या है? बेसिक है, यस सर। बट लेस बेसिक, नॉट स्ट्रांगली बेसिक। पीएच चाहिए 9 to 10। अब बताओ वाई नॉट 11 12 13? सोच के बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपने सॉल्यूशन में बेस के साथ साथ मान लो बहुत ज्यादा बेसिक रख लिया, तो वहां पे बेटा मार्केट में हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ज्यादा होंगे। awesome. और अगर हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ज्यादा होंगे तो फिर वो अटैक कर देगा ना। फिर एनिलीन क्यों अपना एरोमेटिसिटी लूज करके, समझ गए? या फिनॉल क्यों अपना एरोमेटिसिटी लूज करके अटैक करेगा? जब आपने ऐसा सॉल्यूशन ले लिया है जो स्ट्रांगली बेसिक है, तो मार्केट में बहुत ज्यादा डिसेंट अमाउंट में OH माइनस होंगे। जब डिसेंट अमाउंट ऑफ OH माइनस है तो वो खुद अटैक करेगा ना। फिर एनिलीन को क्यों अटैक करने देगा? एनिलीन के अटैक करने से तो पहला स्टेप का एरोमेटिसिटी लूज होता है। बेटा कहानी समझ आई? बोलो। यस सर। हाँ सर। तो फिनॉल का ऑप्टिमम पीएच कैसा है? स्ट्रांगली बेसिक या माइल्ड बेसिक? माइल्ड बेसिक। माइल्ड बेसिक। देखो बेस होने से दो बातें हो जाएंगी, एक तो फिनॉल फिनॉक्साइड में बदल जाएगा और ज्यादा एक्टिवेटिंग हो जाएगा, NH2 से ज्यादा एक्टिवेटिंग हो जाएगा ना। और बहुत ज्यादा बेसिक नहीं लेना है। अब सुनो अगला, एनिलीन में
जो ऑप्टिमम पीएच है वो होता है बेसिक, सॉरी एसिडिक, बट फिर अगेन माइल्ड। मतलब पीएच चाहिए आपको 4 to 6, पीएच 1 to 3 मत नहीं चलेगा। बताओ ऐसा क्यों? सोचो। प्रणव तुम सुन सर रहे वो हो? लीविंग ग्रुप बना देगा। प्रणव तुम क्लास में हो? हाँ सर। बेटा समझ आ रहा है ये चीज? हाँ सर। ठीक ठीक, वेरी गुड। बेटा सुनो, अगर आपने हाईली एसिडिक कर दिया तो एनिलीन बर्बाद हो जाएगा, NH3+ बन जाएगा। बोलो। फिर हम ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि एनिलीन और उसमें एनिलीन बहुत ज्यादा ही वीक है और वो ज्यादा ही मतलब कुछ नहीं, सॉरी। बेटा सबसे पहले तो ये समझो कि एसिडिक और स्ट्रांगली, माइल्ड एसिडिक और स्ट्रांगली एसिडिक में क्यों डिफरेंशिएट, मतलब समझ गए? क्योंकि यार अगर बहुत ज्यादा H+ होगा तो एनिलीन भी तो बेस है, और एनिलीन अगर बेस है तो वो H+ कैप्चर करने लगेगा और एनिलीनियम आयन बन जाएगा। एनिलीनियम आयन तो बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगाता है, बेंजीन की एक्टिविटी को खत्म ही कर देगा, इसलिए वी विल अवॉइड स्ट्रांगली एसिडिक। अब आप बोल सकते हो सर एनिलीन में बेसिक भी तो ले सकते हैं। बताओ एनिलीन में बेसिक लेने में क्या प्रॉब्लम है? बेटा खुद बेस है, उसमें और बेस डाल दोगे, समझ गए, तो वो हाईली बेसिक हो जाएगा। फिर अगेन वहां पे क्या होगा? बहुत ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन, बहुत ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन अगर होगा तो फिर अगेन रिंग का अटैक ना होके, बिकॉज कपलिंग रिएक्शन का मतलब क्या है? जब दो रिंग कपल करें, समझ गए, जब दो रिंग कपलिंग हो वो कपलिंग रिएक्शन है, और ये कपलिंग रिएक्शन का पीएच है। समझ गए बेटा? बोलो बेटा। अरे बताओ भाई। हाँ सर। चलो अब वही, अब कपलिंग रिएक्शन का नोट शेयर करो। हाँ देखो, aromatic primary amines react with nitrous acid at 0 to 5 degrees centigrade and forms a salt called aryl diazonium salt. This reaction is called diazotization reaction. It is the characteristic property of aromatic primary amine. ये तो अपन कर चुके थे बेटा, है ना? बोलो। अरे ये तो बता चुका हूं ना मैं। हाँ सर। हाँ सर। आगे आओ। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन अंडरगो दीज कंडीशन एंड गिव्स अल्कोहल, ये बता चुका हूं मैं। बेटा NH2 हटाओ, OH लगाओ HNO2 से। बोलो। हाँ सर। और ये कार्बकेटाइन अगर मान लो बढ़िया है, 2 डिग्री 3 डिग्री एलाइलिक बेंजाइलिक, तब SN1, और अगर कार्बकेटाइन नहीं बनने लायक है तो SN2। बता दिया था ना ये बात तो। बोलो। हाँ सर। उसके बाद ये जो कंपाउंड है इसके देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टोरी को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, नीचे आओ। हाँ अब देखो, यही देखो बेटा, एक्टिवेटेड रिंग है, कपलिंग होके बने, देखो ऑर्थो पे, ऑर्थो से जुड़ गए। बोलो। अरे ऑर्थो, सॉरी पैरा से जुड़ गए ना, बिकॉज पैरा खाली है तो पैरा, और अगर पैरा ब्लॉक होता तो ऑर्थो क्लियर है। अब एक बात नोटिस करो अच्छे से, एनिलीन वाले रिएक्शन में बताओ कैसा मीडियम है? एसिडिक। और फिनॉल वाले में बेसिक। बेसिक। तो ये समझ आ गया। अब नीचे आओ थोड़ा। आप देखो, फॉर कपलिंग ऑफ अमाइंस,
Slightly acidic medium is required for coupling of phenol. Slightly alkaline medium is required. ये वही बात है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। बोलो बेटा, बोलो। हाँ अब देखो, ये कंपाउंड है, एक OH है, एक NH2 है। इसमें यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है, मीडियम एसिडिक है। तो बताओ किसके हिसाब से प्रोडक्ट बना? राइट में किस हिसाब से प्रोडक्ट बना? मीडियम एसिडिक है, मीडियम एसिडिक है तो कौन ज्यादा ज्यादा ऑप्टिमम पीएच किसका बनेगा? एनिलीन का। और राइट साइड वाले में देखो, मीडियम कैसा है? बेसिक। तो प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेगा? फिनॉल के हिसाब से। समझ आ गई ये रिएक्शन? अरे बोलो भाई। हाँ सर। उसके बाद देखो, इसमें लेफ्ट साइड में क्या है? OH। तो किसके हिसाब से होगा? अब ऑर्थो का पैरा देखो, फिनॉल का पैरा खाली है तो पैरा पे लगा दो, तो ऑर्थो की बात ही नहीं करनी। और मीडियम इसमें कैसा है? यहाँ एसिडिक, तो NH2 के पैरा पे लगा दो। देख लो, बड़ा आसान है, मैं जो बता चुका हूँ वही लिखा है। A benzene ring contains both NH2 and OH group. Coupling is directed by NH2 group in acidic medium and it is directed by OH group in alkaline medium. समझ गए बेटा? अरे भाई बोलते जाओ हाँ या ना। हाँ सर। Coupling generally occurs at a para position. If para position is not free, then it occurs at ortho position. और नीचे करो। In case of phenol, if deactivating group like SO3H or COOH is present at para position are displaced by diazotization. अगर पैरा पे बेटा लगा भी है ना SO3H और COOH जैसे लोग, तो वो उनको डिस्प्लेस करके लग जाएगा। ये बच्चे गड़बड़ कर देंगे। देखो, OH के पैरा पे SO3H है, OH के पैरा पे COOH है, डाइएजोटाइजेशन है, मीडियम एसिडिक बेसिक है, तो देखो उनको डिस्प्लेस करके कर दिया। विद एक्सेस ऑफ डाइएजोकैटाइन कपलिंग अकर्स एट ऑल द अवेलेबल ऑर्थो। अगर एक्सेस में है तो ऑर्थो पैरा जितने खाली है सब पे लगा दो। आगे देखो मैकेनिज्म ऑफ डाइएजो कपलिंग। मैकेनिज्म क्या है यार? नॉर्मली ये ऐसे। और दिखाओ। ठीक है, हो गया बेटा, ये कपलिंग हो गया। यहाँ रुको और नीचे। हाँ, ये बेटा सुनो, एक रिएजेंट होता है अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनियम सल्फाइड। ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं ये? रिड्यूसिंग एजेंट। इन दोनों में से कोई भी यूज कर लो। ये करते हैं सेलेक्टिव रिडक्शन। जैसे ये देखो, ये 2 NO2 है, किसी एक NO2 को NH2 में बदल देना। ये जेई में पिछले 40 साल में 15 बार आया है। और सेम रिएक्शन है, सेम रिएजेंट है, बाकी कुछ नहीं है। 2 NO2 अगर है किसी रिंग में, NH4HS डाल दिया या अमोनियम सल्फाइड डाल दिया, दो में से एक को NO2 में बदल देना। नीचे जो क्वेश्चन है, कन्वर्ट बेंजीन टू मेटाफ्लोरोफिनॉल, ये देखो जरा एक बार। बेंजीन से आपको बनाना है मेटाफ्लोरोफिनॉल। एक काम करो, रफ कॉपी उठाओ और बनाने की कोशिश करो, ये मत देखना। रफ कॉपी उठाओ और ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम फिर समझ आएंगे कि आप मेटा ऑर्थोफिनॉल बना ही नहीं पाओगे अगर आप ये नहीं देखोगे। तो एक बार ट्राई करो, आप कोई सा भी रिएजेंट जो आपने पढ़ा है वो यूज करो।
बताऊं प्रॉब्लम क्या है? देखो, बेंजीन है, मेटाफ्लोरोफिनॉल, तो ये फिनॉल हो गया, इसके मेटा पे फ्लोरीन लगाना। ध्यान से देखना अब बेटा, अब अगर मेटा पे फ्लोरीन लगाना है और OH लगाना है तो रिंग में आपको 2 ग्रुप चाहिए। बेटा मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, तो OH और फ्लोरीन 2 लगाने हैं। तो बेटा कोई भी इंसान जिसमें दिमाग है, जो 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 ठीक ठाक सोचता है, वो इन दोनों में से कोई एक लगाएगा पहले। अगर आपको हाँ अपनी रिंग में OH और फिनॉल चाहिए, ठीक है, तो आप या तो पहले OH लगाओगे या फिर पहले फिनॉल लगाओगे। तो जैसे ही आपने बेटा फ्लोरीन लगा दिया, अब बताओ फ्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा? हेलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा। बेटा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? हेलो हेलो। हाँ सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ना। तो फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो अब अगर आपने पहले फ्लोरीन लगा दिया, तो फिर क्या आप OH लगा पाओगे उसकी मेटा पर? और अगर पहले आपने OH लगा दिया, तो क्या फिर आप उसके, OH भी तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो क्या आप मेटा पे फ्लोरीन लगा पाओगे? आप प्रॉब्लम समझ रहे हो क्या है? कि दोनों ग्रुप सेम है उसके हैं। दोनों ऑर्थो पैरा ओके। डायरेक्टिंग है, तो आप इन दोनों में से कोई भी पहले लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये नहीं लगाने हैं आपको। समझ गए? हाँ सर। बेटा फिनॉल का कोई भी EAS कराओ, दुनिया का कोई रिएक्शन कराओ, उसके ऑर्थो पैरा पे ही आएगा ना कोई ग्रुप। एंड सेम इज ट्रू फॉर फ्लोरोबेंजीन। यस सर। तो अब देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि पहले OH और फ्लोरीन लगाओ। अब देखो इसमें करना क्या है, फिर आप समझ जाओगे कि ऐसा क्यों करा। देखो बेटा, HNO3 प्लस H2SO4 क्या लगेगा पहले बताओ? NO2। क्लियर है इतना? अरे HNO3 प्लस हाँ H2SO4 NO2 लगेगा। तो लग जाएगा। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और डाल दोगे HNO3 H2SO4, तो अब NO2 कैसा ग्रुप है? मेटा डायरेक्टिंग, तो एक और मेटा पे NO2 आ जाएगा। फिर आप NH4HS यूज करो, तो एक बदल गया किसमें? NH2 में, और एक बदल गया NO2 में। क्लियर है? उसके बाद NaNO2 प्लस HCl डालो, तो NaNO2 प्लस HCl से NH2 किस में बदल गया था? N2 प्लस में। और N2 प्लस का याद है, बॉइलिंग वाटर से रिएक्शन कराने पे N2 की जगह क्या आ गया था? OH। याद आ रही है ये रिएक्शन? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। तो अभी एक OH आ गया। अब NO2 को NH2 में बदल लो, तो SnHCl। बताया था ना, Sn प्लस HCl। मेटल हाँ प्लस सर। एसिड NO2 NH2 में जाता है। हाँ और सर। फिर क्या करो आप? NaNO2 प्लस HCl, और फिर फ्लोरिनेशन कराने के लिए HbF4। बेटा समझ आया? हाँ सर। एक बार खुद से लिख के देखो इसको, और अगर कोई डाउट हो तो पूछो। हो गया बेटा? सर एक मिनट और ट्राई। आराम से करो उसको, है ना।